1990 का दशक और लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां सपने भी बनते थे और नेताओं की नींव रखी जाती थी। वहां दो दोस्त, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही ख्वाब, और एक ऐसी दोस्ती जिसे लोग मिसाल कहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब दोस्ती के बीच सत्ता आ जाए तो रिश्ते नहीं हिसाब बनने लगते हैं। जी हाँ, उस दौर में देश में मंडल आंदोलन की आग धधक रही थी। छात्र राजनीति अपने चरम पर थी। कैंपस में दो युवा हर जगह साथ दिखा करते थे। हॉस्टल के झगड़े हो, प्रदर्शनों की भीड़ हो या फिर सत्ता की पहली सीढ़ियां, सब लगभग साथ ही हुआ। और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन सत्ता का नशा हर नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। वही नशा जो दोस्ती को जहर बना देता है और भाईचारे को खून की दुश्मनी में भी बदल देता है। और इसी को लेकर आज की मेरी कहानी है धनंजय सिंह और अभय सिंह की, जिनकी दोस्ती लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिसाल बनी, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में वो बन गई खून खराबे और 24 साल लंबी अदालती लड़ाई की कहानी। जी हाँ, वक्त बदला, हालात बदले और सबसे खतरनाक उनकी सोच बदल गई। दोस्ती धीरे धीरे टकराव में बदली, टकराव दुश्मनी में बदली और फिर एक दिन वाराणसी की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजी। एक सिनेमा हॉल जो कभी मनोरंजन की जगह हुआ करता था, वो अचानक बन गया खौफ का मैदान। जी हाँ, ये कांड है टकसाल सिनेमा हॉल गोली कांड, जहां गोलियों ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि एक पुरानी दोस्ती को भी छलनी कर दिया। तो आखिर क्या हुआ उस दिन? कैसे दो दोस्त बने कट्टर दुश्मन और क्यों गोली चली? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति अपने चरम पर थी। यहीं इस उबाल के बीच तीन नाम एक साथ सामने आए: धनंजय सिंह, अभय सिंह और उनके साथी अरुण उपाध्याय। तीनों का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। जौनपुर की मिट्टी से जुड़ा एक अपनापन भी उन्हें और ज्यादा करीब ले आया था। कहा जाता है कि अभय सिंह धनंजय से 1 साल सीनियर हुआ करते थे और अभय सिंह ने ही धनंजय सिंह को हॉस्टल में जगह भी दिलवाई थी। यहीं से शुरू हुआ एक रिश्ता भरोसे का, साथ का और ताकत का। वो साथ रहते थे, साथ आंदोलन किया करते थे और कैंपस में उनकी जोड़ी एक मजबूत गठजोड़ मानी जाती थी। और धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ छात्र नेताओं की नहीं रही, बल्कि दबंग और प्रभावशाली चेहरों के रूप में भी बनने लगी। छात्र राजनीति से बाहुबली छवि तक समय बदला और इनके कदम कैंपस की सीमाओं को भी पार कर गए। धनंजय सिंह ने जौनपुर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हो गए, हत्या, किडनैपिंग उगाई ही, लेकिन राजनीति में उसकी एंट्री भी उतनी ही तेज रही। 2002 में वो निर्दलीय विधायक बना, फिर जेडीयू और बाद में बीएसपी से सांसद भी बन गया। वहीं दूसरी ओर अभय सिंह ने अयोध्या के गोसाईगंज में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। वो समाजवादी पार्टी से विधायक बना और धीरे धीरे क्षेत्रीय राजनीति का मजबूत चेहरा बन गया। दोनों की पहचान अब साफ थी: बाहुबली नेता, जिनका असर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरे इलाके के शक्ति संतुलन पर था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। शुरुआत में जो साथ थे वो धीरे धीरे आमने सामने आने लगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्षेत्रीय वर्चस्व, चुनावी टकराव और अहंकार, इन सब ने मिलकर उस दोस्ती में दरार डाल दी जो कभी अटूट लगती थी। छोटी छोटी रंजिशें धीरे धीरे गहरी दुश्मनी में बदल चुकी थी। जो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे, अब दूसरे के खिलाफ खड़े थे। और यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। 4 अक्टूबर 2002, एक ऐसी तारीख जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से शुरू होता है वो अध्याय जहां दोस्ती पूरी तरह से दुश्मनी में बदल चुकी थी और टकराव अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आने लगा था। जी हाँ, ये कहानी 24 साल पुरानी है, लेकिन इसका असर आज भी उतना ही तीखा महसूस किया जाता है। दरअसल वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में स्थित टकसाल सिनेमा के पास एक शाम अचानक माहौल बदल गया था। ये कोई आम दिन नहीं था, बल्कि वो दिन था जब राजनीति और गोलियों की आवाज एक साथ टकरा गई थी। तारीख थी 4 अक्टूबर 2002 और वक्त था शाम करीब 6 बजे। लोग फिल्म देख रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन अचानक चीरती हुई गाड़ियों की आवाजें आई और फिर कुछ ही पलों में पूरा इलाका गोलियों की गूंज से कांप उठा।
उस वक्त के निर्दलीय विधायक धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी सफारी गाड़ी को निशाना बनाकर घात लगाकर हमला किया गया था। उनके मुताबिक ये कोई साधारण झड़प नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा फायरिंग थी जिसका मकसद उन्हें सीधा खत्म करना था। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह गहरी राजनीतिक और गैंग राइवलरी भी बताई गई, जहां टकराव सिर्फ व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि टेंडर, वर्चस्व और इलाके पर पकड़ का था। ये वो दौर था जब ठेकों की लड़ाई सीधे ताकत की लड़ाई बन चुकी थी और वर्चस्व की जंग राजनीति से निकलकर सड़कों पर पहुंच चुकी थी। बता दें कि इस हमले में उनके साथ मौजूद कुछ लोग घायल भी हो गए थे और माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल चुका था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और भी गंभीर होता चला गया। इस केस में मुख्य नाम के तौर पर बाहुबली मौजूदा विधायक अभय सिंह का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और कई अन्य लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। कुछ ही समय में ये केस सिर्फ एक फायरिंग की घटना का नहीं रहा, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद में भी बदल गया। आखिरकार जांच पूरी होने के बाद कुल 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे लंबा अध्याय शुरू हुआ। दरअसल एफआईआर की कहानी के मुताबिक वो शाम किसी आम सफर की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही पलों में वो एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई थी। धनंजय सिंह अपने परिचित रामजी सिंह की पत्नी को अस्पताल में देखने के बाद जौनपुर की ओर लौट रहे थे। रास्ता शांत था, माहौल सामान्य था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी रुकते ही माहौल बदल गया। दरवाजे खुले, उसमें से अभय सिंह और 4 से 5 अज्ञात लोग उतरे और फिर एकदम से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। हमलावरों ने AK-47 और अन्य अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। धनंजय सिंह की ओर से भी काउंटर फायरिंग हुई। लगभग 16 राउंड गोलियां चली। धनंजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि उनके बाएं हाथ में चोट लगी थी। वहीं इस हमले में धनंजय सिंह के साथ मौजूद सरकारी गनर वासुदेव पांडे और उनके परिचित संतोष सिंह भी बुरी तरह से घायल हो गए। हालात इतने गंभीर थे कि बचाव के बाद भी दर्द और खामोशी दोनों साथ चल रहे थे। संतोष सिंह की चोट सबसे भयावह बन गई थी। गोली लगने से उनकी दाहिनी आंख बुरी तरह से प्रभावित हुई और उन्हें लंबा इलाज झेलना पड़ा। बाद में उन्हें मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी आंख बचाई नहीं जा सकी और आखिरकार उन्हें फिर आर्टिफिशियल आंख लगवानी पड़ी। हालांकि घटना के बाद हालात तेजी से बदलते चले गए और जो मामला शुरुआत में एक फायरिंग की घटना लग रहा था, वो धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक और कानूनी तूफान में बदल चुका था। अभय सिंह को 13 अक्टूबर 2002 को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ये गिरफ्तारी केवल अकेली कार्रवाई नहीं थी, उनके साथ 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था, जिससे जांच का दायरा तुरंत और बढ़ गया। इसके बाद पुलिस की जांच और गहराती चली गई। जांच में केवल पारंपरिक नामों तक ही मामला सीमित नहीं रहा, बल्कि कुल 6 लोगों के नाम सामने आए। इनमें विनीत सिंह, तत्कालीन भाजपा एमएलसी, संदीप सिंह उर्फ पप्पू सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह बबलू जैसे नाम भी शामिल किए गए। इन सभी नामों के जुड़ने के बाद पुलिस ने पूरी जांच को एक संगठित आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट में बदल दिया और सभी 6 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इसके साथ ही ये मामला एक साधारण आपराधिक घटना से निकलकर एक लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई में बदल गया, जहां हर बयान, हर दस्तावेज और हर साक्ष्य पर लगातार सवाल उठते रहे। लेकिन इस कहानी में सवाल सिर्फ एक नहीं, कई सारे हैं और हर सवाल के पीछे छिपा है एक नया शक। क्या सच में उस दिन कोई हमला हुआ था? क्या वाकई ही अभय सिंह ने धनंजय सिंह को खत्म करने की साजिश रची थी या फिर कहानी कुछ और ही थी? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि ये पूरा खेल खुद ही रचा गया था, एक ऐसा खेल जिसमें निशाना भी वही और साजिशकर्ता भी वही। क्या धनंजय सिंह ने खुद पर ही ये हमला करवाया था? क्या सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें सरकारी सुरक्षा मिल सके, ताकि सिस्टम के अंदर बैठे लोगों से रिश्ते मजबूत हो और टेंडर, ठेके और ताकत सब कुछ उनकी मुट्ठी में आ जाए? और फिर शुरू हुई अदालत की लड़ाई, जहां हर गवाही, हर सबूत इन सवालों को और भी ज्यादा गहराता करता चला गया। सच क्या था, साजिश या संयोग? जवाब आज भी धुंध में छिपा हुआ है और यही धुंध इस कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। जी हाँ, सबसे हैरान
हैरान करने वाला और सबसे बड़ा ट्विस्ट इस केस में आया धनंजय सिंह की सफारी गाड़ी के नंबर को लेकर। एफआईआर लिखाने वाले तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह ने खुद बताया कि वो MH04B5817 नंबर वाली सफारी गाड़ी से जा रहे थे और उस गाड़ी पर हमला हुआ था। उन्होंने ऑटोमेटिक हथियारों से की गई अंधाधुंध फायरिंग का जिक्र भी किया। एफआईआर से लेकर पुलिस को दिए गए बयान, 7 पेज के कोर्ट बयान और 50 पेज की मुख्य गवाही तक धनंजय सिंह बार बार यही नंबर दोहराते रहे, MH04B5817। लेकिन बचाव पक्ष ने कोर्ट में एक बड़ा बम फोड़ कर रख दिया। उन्होंने दावा किया कि ये नंबर तो महाराष्ट्र में एक जेसीबी मशीन पर रजिस्टर्ड है और सबसे चौंकाने वाली बात, ये नंबर घटना के 2 साल बाद यानी साल 2004 में अलॉट हुआ था, जबकि गोलीकांड तो साल 2002 में हुआ था। इस पर धनंजय सिंह की फिर तरफ से कोर्ट में एक नया बयान दिया जाता है कि हम हड़बड़ी में नंबर लिखते वक्त एच का अक्षर भूल गए थे, असल नंबर तो MH04BH5817 है। उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी उनके मित्र संतोष सिंह के बड़े भाई योगेश सिंह के नाम पर थी और संतोष ने उन्हें गिफ्ट की थी, इसलिए नंबर याद नहीं रहा। लेकिन कोर्ट में गाड़ी के गिफ्ट होने पर कोई भी दस्तावेज या ट्रांसफर पेपर या रजिस्ट्री नहीं लगाया गया। और तो और गाड़ी के जो कागजात कोर्ट में पेश किए गए थे वो अमृतलाल पंचाल के नाम पर थे, यानी बयान में गाड़ी योगेश सिंह की बताई गई थी लेकिन कागजात तो किसी और के ही नाम पर थे। वहीं केस की सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सफारी पर फायरिंग हुई थी, पुलिस ने उसे कभी भी अपने कब्जे में लिया ही नहीं, ना तो उसका टेक्निकल मुआयना कराया, ना फॉरेंसिक जांच कराई। आखिर गाड़ी पर गोलियां किस एंगल से लगी, कहां लगी, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस था ही नहीं। जांच अधिकारी ने अपनी केस डायरी में जरूर लिखा कि सफारी के शीशे पर 3 गोलियां, बोनेट पर 4, बाई तरफ 2 और एक कोने के ऊपर लगी थी, लेकिन पुलिस ने ना तो मौके पर टूटे शीशे का कोई जिक्र किया, ना कोई टूटा शीशा बरामद किया और ना ही कोर्ट में ऐसा कोई नमूना तक पेश किया। वही घटना को लेकर जो समय रेखा सामने आई उसने भी पूरे केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। बताया गया कि फायरिंग शाम करीब 6 बजे हुई थी। इसके कुछ ही मिनट बाद लगभग 6:20 पर सिंह मेडिकल सेंटर का एक मेमो तैयार किया गया। इसके बाद रात 7:45 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। रात करीब 10:15 बजे कबीर चौरा सरकारी अस्पताल का एक पर्चा बनाया गया, जिसमें ना तो एफआईआर नंबर दर्ज था और ना ही चोटों का कोई स्पष्ट या सही विवरण मौजूद था। ये अंतर पूरे मेडिकल रिकॉर्ड की वफादारी पर भी सवाल खड़े करने लगा। वहीं इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए गए संतोष सिंह ने यह दावा किया कि गोली उनके दाहिने कान से होकर निकली और सीधे दाहिनी आंख को नुकसान पहुंचाते हुए बाहर निकल गई। ये चोट इतनी ज्यादा गंभीर बताई गई कि बाद में उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे बताया गया कि उनकी आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी और उसे हटाकर उसकी जगह आर्टिफिशियल यानी कि पत्थर की आंख उन्हें लगवानी पड़ी थी। वहीं कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ तो संतोष सिंह ने अपनी बात को साबित करने के लिए अपनी आर्टिफिशियल आंख निकालकर भी दिखाने का दावा कर दिया, जिससे माहौल और भी ज्यादा असामान्य हो गया। लेकिन इस पूरे दावे पर सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब इस कथित गंभीर चोट, ऑपरेशन और इलाज से जुड़े कोई भी ठोस मेडिकल दस्तावेज जैसे डिस्चार्ज समरी, ऑपरेशन रिपोर्ट या विस्तृत मेडिकल रिकॉर्ड अदालत में प्रेजेंट तक नहीं किए जा सके। यहीं से इस पूरी गवाही और घटना के कई पहलुओं पर संदेह और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। कोर्ट ने भी इस मामले में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा कि भले ही संतोष सिंह की आंख नकली यानी कि पत्थर की हो और मान लिया जाए कि गोली लगने से उनकी आंख निकल गई हो, लेकिन इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि ये चोट टकसाल सिनेमा शूटआउट में ही लगी थी। संतोष सिंह इस घटना से जुड़ी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी या ऑपरेशन या का दस्तावेज कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए हैं। वहीं संतोष सिंह के बयान में भी कॉन्ट्रडिक्शन साफ नजर आया। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि 4 अक्टूबर को गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें सिंह रिसर्च मेडिकल सेंटर में फर्स्ट एड कराया गया था और अगले दिन यानी कि 5 अक्टूबर को इलाज के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल वो चले गए थे। दूसरी तरफ केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि उन्होंने 6 अक्टूबर को संतोष सिंह को वाराणसी के नसेदर तिराहे पर रोककर उनका बयान लिया था। यानी संतोष सिंह मुंबई में इलाज करा रहे थे या फिर वाराणसी में थे, इसी पर ही सवालिया निशान लग गया। एक और बड़ा सवाल गोली के एंगल को लेकर भी उठा है। जी हां, धनंजय सिंह ने अपने बयान में ये साफ कहा कि
फायरिंग बाएं तरफ से और सामने से हुई थी। चारों तरफ से, पीछे से या दाहिने तरफ से कोई भी हमला नहीं हुआ था, लेकिन सफारी की बीच वाली सीट पर बैठे संतोष सिंह को गोली दाहिने कान से घुसकर दाहिनी आंख में लगी। सवाल उठा, अगर फायरिंग बाईं तरफ से हुई थी तो दाहिने हिस्से में चोट लगी तो लगी कैसे? वहीं पुलिस के अनुसार ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद मौके से 12 बोर के 2 खोखे, 315 बोर का 1 खोखा और 9 mm के 16 खोखे बरामद हुए थे। पुलिस ने इस पूरी बरामदगी के 2 गवाह बनाए थे, मोहम्मद इदरीश और मोहम्मद सिराज, लेकिन दोनों को चार्जशीट का गवाह नहीं बनाया गया। वहीं जब बचाव पक्ष ने कोर्ट में मोहम्मद इदरीश को गवाह के रूप में पेश किया तो उसने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। उसने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, सिर्फ अंगूठा लगाता हूँ, इसलिए मेरे बयान लिखने का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही दूसरे गवाह मोहम्मद सिराज ने कहा कि मैं सिर्फ कक्षा 2 तक पढ़ा हूँ, लेकिन ये मेरे साइन नहीं है, ना तो मेरी दुकान के सामने कोई घटना हुई और ना ही फर्द रिकवरी पर मेरे कोई भी सिग्नेचर है। वही मामले में जैसे जैसे जांच और सुनवाई आगे बढ़ी, ऐसे कई सारे तथ्य सामने आए जिसने इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी। दरअसल धनंजय सिंह ने अपने बयान में कहा कि फायरिंग के बाद उनका एक्सरे कबीर चौराहा सरकारी अस्पताल में कराया गया था, न कि सिंह मेडिकल सेंटर में। लेकिन जब कोर्ट में दस्तावेज पेश किए गए तो जो एक्सरे प्लेट रखी गई थी वो सिंह मेडिकल सेंटर की पाई गई थी। इसी तरह उनकी चोटों को लेकर बनी मेडिकल रिपोर्ट में भी एक अजीब टिप्पणी देखने को मिली कि चोट की गहराई इतनी कम है कि उसे मापा नहीं जा सकता, जबकि सामान्य तौर पर गोली लगने की चोट इतनी गहरी होती है और उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से टिश्यू तक जाता है। जिसके बाद इस टिप्पणी ने कथित गोली लगने की चोट पर भी गंभीर संदेह पैदा कर दिया। एक और बड़ा विवाद धनंजय सिंह के मोबाइल नंबर को लेकर भी सामने आया। उन्होंने एफआईआर में अपना नंबर 9415907503 दर्ज करवाया था और दावा किया था कि ये नंबर उन्हें विधायक बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। लेकिन जब सरकारी रिकॉर्ड की जांच की गई तो समीक्षा अधिकारी की गवाही में ये सामने आया कि ये नंबर तो 17 मई 2006 को, यानी घटना के लगभग 4 साल बाद 14वीं विधानसभा के दौरान विधायकों को आवंटित किया गया था। इससे पहले ये नंबर किसी को जारी हुआ ही नहीं था और इसी आधार पर अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि धनंजय सिंह की ओर से तथ्य को जानबूझकर छिपाने की मंशा साफ साफ दिखाई देती है। इसके साथ ही पुलिस जांच पर भी कई सारे गंभीर सवाल उठे। जांच में ना तो उस सफारी गाड़ी को जब्त किया गया जिस पर फायरिंग का दावा किया गया था और ना ही किसी भी घायल के शरीर से गोली निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त की गई। इसलिए ना तो ये पता लगाया गया कि गोली किसके शरीर में कहां लगी थी और ना ही ये पता चल पाया कि वो गोली किस हथियार से चली थी। आपको बता दें कि बचाव पक्ष ने कोर्ट में एक और बड़ा तगड़ा तथ्य रखा। उन्होंने दावा किया कि घटना से लगभग 11 घंटे पहले मुख्य आरोपी अभय सिंह 4 अक्टूबर 2002 की सुबह लगभग 7:30 बजे घटना स्थल से करीब 200 किलोमीटर दूर फैजाबाद के पूरा बाजार प्राइमरी अस्पताल में भर्ती थे। बताया गया कि उनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण अभय सिंह और संदीप सिंह 4 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे से 5 अक्टूबर शाम 4 बजे तक लगातार उसी अस्पताल में भर्ती रहे और अपना इलाज कराते रहे। इसलिए इन सभी फैक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस और पुलिस की गंभीर लापरवाहियों को ध्यान में रखते हुए वाराणसी की एमपी एमएलसी कोर्ट ने 24 साल पुराने चर्चित टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले में विधायक अभय सिंह, संदीप सिंह उर्फ पप्पू सिंह और संजय रघुवंशी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने 79 पन्नों के विस्तृत आदेश में यह साफ कहा कि पुलिस की विवेचना में गंभीर लापरवाहियां, एफआईआर की तकनीक खामियां और घायलों की कॉन्ट्रडिक्शन गवाहियां इस मामले को काफी ज्यादा कमजोर बनाती हैं। बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य न जुटाने, मेडिकल रिपोर्ट में असमानता और गवाहों के पलटने पर इतने मजबूत तर्क दिए हैं कि अभियोजन पक्ष सबूतों के अभाव में दोष सिद्ध करने में पूरी तरह से विफल रहा है। नतीजन 15 अप्रैल 2026 को अदालत ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया और अदालत ने अभय सिंह को दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट। अब 24 साल लंबी इस लड़ाई के बाद जब अभय सिंह अदालत से बाहर निकले तो कैमरे के सामने उनका गुस्सा और दर्द दिखाई दे रहा था। अभय सिंह ने कहा कि 24 साल एक फर्जी मुकदमे में मुझे घसीटा गया, अब जाकर मुझे न्याय मिला है और धनंजय सिंह वो खुद एक घोषित अपराधी है। इतना ही नहीं, अभय सिंह ने कई और सारे गंभीर आरोप लगाए। वहीं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर डाली। उधर ये फैसला धनंजय सिंह के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं था। धनंजय सिंह ने साफ कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और अभी अगला कदम होगा हाई कोर्ट।
लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गोलीकांड की बिल्कुल भी नहीं है। टकसाल सिनेमा हॉल गोलीकांड दरअसल उत्तर प्रदेश की उस सियासत का आईना है जहां बंदूक और वोट का गठजोड़ अपने चरम पर था। वो दौर जब दोस्ती सत्ता के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाती थी, जब गवाह सच बोलने से पहले ही डर जाते थे, जब सबूत रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे और अदालतों में फैसले सालों तक नहीं दशकों तक लटके रहते थे। ये कहानी हमें याद दिलाती है सत्ता का नशा सिर्फ ताकत का नहीं होता, वो रिश्ते भी तोड़ देता है, दोस्ती खत्म कर देता है और कई बार पूरी जिंदगी को भी तबाह करके रख देता है। अब सवाल आप लोगों से है, क्या सच में 24 साल बाद सबूत कम पड़ गए थे या फिर गवाह समय के साथ डर गए थे? क्या ये सच में एक फर्जी मुकदमा था या फिर सत्ता की राजनीति ने सच को ही कमजोर करके रख दिया था? दोस्तों, ये थी टकसाल सिनेमा हॉल गोलीकांड की कहानी। दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर जो किसी फिल्म जैसा लगता है लेकिन हकीकत की जमीन से जुड़ा हुआ है। बाकी अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि सच हमेशा सवालों के बीच ही कहीं छिपा हुआ होता है। हम फिर मिलेंगे पूर्वांचल की किसी ऐसी और सियासी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द लोकसभा।